जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। सभी दोस्त क्लास में जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज का टॉपिक होने वाला है उपसर्ग। बात करेंगे उपसर्ग किसे कहा जाता है। देखो, उपसर्ग कहा जाता है वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व यानी कि पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। चलिए दोस्तों, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम एक ही टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस सर्ग से। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे इसका अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ होता है समीप यानी के पास में। क्या होता है? समीप या पास। और सृष्टि करना, सर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सृष्टि करना यानी कि उसको रचना। और ये क्या होते हैं? ये शब्द के पूर्व में लगते हैं, और जब ये पूर्व में लग जाते हैं उस शब्द का अर्थ या नए शब्द का निर्माण करते हैं, या तो अर्थ बदल देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों बात करें परिभाषा की। देखिए, परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, या बात करेंगे नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये आपको याद रखना है। या तो उसका अर्थ बदल जाएगा या यहां पर नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया सभी को? चलिए, अब आगे बात करेंगे। यहां पर इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। क्या? इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग केवल शब्द के पूर्व में लगकर ही होगा, इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते। किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करेंगे या उसका अर्थ बदलेंगे, इसलिए इन्हें स्वतंत्र भी नहीं माना जाता। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहां पर उपसर्ग के बारे में। देखिए, उपसर्ग के बारे में बात करेंगे, इसमें संधि नियम का भी प्रयोग होता है। अब संधि का नियम का प्रयोग कैसे होगा? जैसे हमने यहां पे लिखा है प्रत्येक। क्या लिखा है? प्रत्येक लिखा है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इसमें दो शब्द लगे हैं, एक तो लिखा है प्रति और एक यहां पर बना है एक। अब इस नियम में जब हम बनाएंगे, तो आपने अभी संधि पढ़ी थी, तो यही नियम संधि में आ रहा था, जो नियम उपसर्ग में आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर प्लस से पहले कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, उसके बाद ए, यानी कि असमान स्वर है। और जब भी असमान स्वर आता है, ई किस में बदलता है? ई ए में बदलता है। ये मैंने नियम आपको लिखवाया था। और उसके बाद जो ए है, ये मात्रा इसको देगा और ये को पूर्ण कर देता है, और जिससे मात्रा लेते हैं वो आधा वर्ण हो जाता है, और यहाँ पर बन जाएगा प्रतीक। अगर हम बात करें संधि की, तो यहाँ पर यण संधि होगी, और यहाँ पर अगर उपसर्ग की बात करें, तो यहाँ पर उपसर्ग होगा प्रति। क्या होगा? प्रति। तो इस शब्द में आपने देखा संधि भी बन रही है और उपसर्ग का भी इसमें प्रयोग किया गया है। समझ में आया सभी को? हाँ या ना में जल्दी से कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था संधि के बाद जब आप उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए आसान है समझना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे पर्यावरण लिखा है, तो यहां से हमने क्या लिया? परि प्लस आ प्लस वर्ण। तो यहाँ पर ये भी उपसर्ग कहलाएगा और ये भी उपसर्ग कहलाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसे कहा जाता है मूल शब्द। क्या कहा जाएगा इसको? मूल शब्द कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि आवरण यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ण यहाँ पर आ जाएगा मूल शब्द। आगे बात करें दोस्तों, जैसे यहां पे लिखा है सदाचार, सदा प्लस आ प्लस चार, तो दोनों उपसर्ग, और यहां पर चार क्या आ जाएगा? इसे कहा जाएगा मूल शब्द। कभी कभी आपको किसी शब्द में एक से अधिक भी उपसर्ग देखने के लिए मिले गए, तो दोस्तों याद रखना है वहां पे
एक से अधिक उपसर्ग इस तरह से आपको मिलेंगे देखने के लिए। पर्यावरण में हमने परि प्लस आ प्लस वर्ण लिया है। अब इसे आप एक रूप में भी बना सकते हैं। अगर हमने आवरण को नहीं अलग किया तो यहां पर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे परि प्लस आवरण, ये भी इसका सही रूप होगा। या इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, सदा प्लस आचार। समझ में आ रहा है? अगर हम इसमें से आ ना निकाले तो यहां पर फिर बात करेंगे केवल एक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, वो हमारा विकल्प के अनुसार आंसर बनेगा कि विकल्प में क्या दिया गया है, तब वहां पे आंसर इसको चुनेंगे। क्लियर है? यहां तक किसी का किसी प्रकार का कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट कीजिए और बताइए। फिर हम चलते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 हिंदी और नंबर 3 उर्दू यानी कि अरबी फारसी। ये 3 प्रकार के उपसर्ग होंगे और इन्हीं का प्रयोग किया जाता है हिंदी में। ठीक है? और एक और बात इसमें ये आपको याद रखनी है कि इसमें ये भी पहचान रखनी है कि हिंदी का कौन सा है, संस्कृत का कौन सा है, अरबी फारसी का कौन सा है। क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए किस भाषा का ये उपसर्ग प्रयोग किया गया है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बात करते हैं, नंबर 1 की ओर चलते हैं। संस्कृत उपसर्ग देखिए इनकी संख्या 22 होती है। संख्या भी आपको याद रखना है दोस्तों, संख्या होती है 22। अब जैसे यहां पे बात करेंगे नंबर 1 अति। अब अति का अर्थ क्या होता है? देखिए अर्थ आपको सबसे ज्यादा याद रखने हैं। जब आप विलोम शब्द पढ़ेंगे तो वहां पर ये अर्थ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आप इन उपसर्ग का अर्थ पता होने पर एक दूसरे का विपरीत अर्थक विलोम भी बनाते हैं। कि पूछा जाता है ऐसा कौन सा शब्द है जिसके पूर्व में अगर दिए गए विकल्प में से चुना जाए तो उसका विलोम बनता है, यानी कि विपरीत अर्थक बनता है। इसलिए उसको आपको अर्थ भी याद रखना होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। क्या होता है? अधिक या ऊपर होता है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे इसके। जैसे यहाँ पे लिखा अति, तो अति यहाँ पर क्या होगा? अत्याचार। और यहाँ पर अति उपसर्ग हो जाएगा और यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा? आचार होता है। अति प्लस आचार यहाँ पे बन जाएगा। और इससे बनने वाले बहुत सारे हमारे शब्द हैं, आपको याद रखना है। जैसे हमने लिखा अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे इसको अत्यधिक। ठीक है? अतिक्रमण, अतियुक्ति। तो यहां पर आप जब इसका विग्रह करते हैं या इसको अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, इसमें आपको संधि नियम भी मिलता है देखने के लिए। जैसे हमने इसको अलग किया, अति प्लस उक्ति यहां पर हो जाएगा। अति प्लस उक्ति यहां पर आ जाएगा। समझ में आया सभी को कि यहां पर उपसर्ग क्या बनेगा? अति आ जाएगा। किसी का कोई प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए यहां पर। अगर समझ में आ रहा हो तो यस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 यहां पर अति है जिसका अर्थ होता है अधिक। अतिक्रमण यहां पर होगा, अतिरिक्त होगा, अत्यधिक होगा। ये सारे शब्द अति से बनेंगे। आगे बात करेंगे यहां पर। देखिए अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद। क्या होता है? जिसे हम कहते हैं अनुचर। अनुचर यानी कि बाद में चलने वाला या पीछे चलने वाला, उसे अनुचर कहा जाता है। या उसको सहायक कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक। जहां पर भी आपके समझ में आएगा कि यहां पर क्या है, उप आया है, तो इसमें क्या बन जाएगा? अनु प्लस जय, अनुज हो जाएगा। अनु का अर्थ क्या होता है? बाद। और जय का अर्थ क्या होता है? जन्मा या जन्म लेने वाला। अब देखिए अनुज कहा जाता है
जिसका जन्म बाद में हुआ हो। क्या? जिसका जन्म बाद में हुआ हो, और जिसका जन्म बाद में होता है वो हमेशा छोटा होता है। अगर कहा जाए यहां पर इसी का विलोम होता है अग्रज। अगर मतलब पहले, जय माने जन्मा, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो वो हमेशा बड़ा होगा। तो छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर केवल अनु की बात की गई है, अनुपसर की। तो यहाँ पर देखेंगे अनुपात यहाँ पे लिखा है, अनुक्रम लिखा है, अनुसार लिखा है, अनुशासन, अनुभाव, अनुस्वार और अनुकंपा आदि, इन सभी में आपने देखा अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ चुका है। और ऐसे ही आपको याद रखना है। तो देखते हैं कौन दोस्त यहाँ पे बनाने वाला है ऐसा कोई शब्द जिसमें पहले अनु का प्रयोग किया गया है। बताना है सभी को एक एग्जाम्पल देकर कि ऐसा कौन सा शब्द जो इसमें लिखा नहीं गया हो, वो वहां पर अनु का प्रयोग हो रहा हो। हेलो, बताइए यहाँ पे दोस्तों, क्या क्लियर है? यहां तक सभी डाउट? आगे चलते हैं। अब बात करेंगे आ। नंबर 3 है आ का जो अर्थ होता है तक या और होता है। जैसे आ यहां पर हो गया आजन्म, तो इसका उत्तर क्या आएगा? आ। और मूल शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? ये होता है मूल शब्द, और जिसके पूर्व में लगा है इसे कहते हैं उपसर्ग। इसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है। अब यहां से बनने वाले ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बिल्कुल। अब यहां पर देखेंगे आरक्षण, आमरण, आजीवन, आकंठा, आचरण आदि। तो आपने देखा सभी में क्या हो जाएगा? यहां पर आ लगा हुआ है। बिल्कुल अनुरूप हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। बिल्कुल सही यहां पर आप सभी ने बताया, अनुयायी हो जाएगा। इन सभी में अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहां पे बात करें अधि। देखिए अधि का अर्थ होता है ऊंचे, सामीप्य या श्रेष्ठ। क्लियर है? अब यहां पर इनका अर्थ क्या बनेगा? अर्थ तो बन चुका है ऊंचे, समीप। अब जैसे हमने लिखा अध्यादेश, तो यहां पर अध्यादेश में देखेंगे अधि प्लस आदेश यहां पर बनेगा। और यहां पर आपसे अगर और पूछ लिया जाए तो यहां से आ भी निकल जाता है उपसर्ग के रूप में, जैसे मैंने आपको पर्यावरण में बताया था। अब इससे बनने वाले शब्द अधि प्लस अक्ष हो जाएंगे, अधि प्लस कार, अधि प्लस पति और अधि प्लस आत्म यानी के आदि। तो यहां पर हमने अधि उपसर्ग का प्रयोग किया है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ चुका है यहां तक सभी को? अब आगे बात करते हैं यहां पर प्रति। नंबर 5 है प्रति। प्रति का मतलब होता है हर एक या बराबरी। जैसे प्रति एक में लिखा है यहाँ पे प्रति प्लस एक, यानी कि हर एक को बराबर हिस्सा मिले, समान हिस्सा मिले। ठीक है। अब यहां पर बनने वाले कुछ शब्द हैं प्रत्यारोपण, प्रत्यक्ष और प्रतिरक्षा, प्रतिदिन, प्रति उपकार। यहां पर आपने देखा इन सभी शब्दों में पहले प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए इन्हें कहा जाता है संस्कृत वाले। ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखनी है आपको, अगर यहां पर मात्रा नहीं है तो वहां पर आपको हलंत मिलेगा ऐसे लगा हुआ। संस्कृत में आप देखेंगे या तो मात्रा है, अगर मात्रा नहीं आ रही है तो वहां पर उसके बाद वाले के नीचे हलंत मिलता है। ये संस्कृत की पहचान है। समझ में आया सभी को? चलिए आगे चलते दोस्तों। नंबर 6 प्र, आगे या विशेष। प्र का अर्थ होता है आगे या विशेष। प्रकार, प्रउपसर्ग, कार यहां पर मूल शब्द हो जाएगा, यानी कि विशेष जो प्रकार होते हैं। समझ में आया? अब यहां से बनने वाले शब्द ऐसे शब्द जिसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों।
तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे प्रभाव, प्रभार, प्रबल, प्रसिद्धि, प्रख्यात। तो बताइए एक एग्जाम्पल कोई ऐसा जिसमें प्रय उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो। बताना यहाँ पे सभी को ऐसा कोई शब्द जिसमें प्रय उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कमेंट कीजिए और बताइए यहां पर, और वो बताना है जो इसमें ना लिखा हो। आगे बात करते हैं दोस्तों, नंबर 7, दूर का मतलब होता है कठिन या बुरा। क्या होता है? कठिन या बुरा होता है। समझ में आया सभी को? अब देखिए यहां पर जैसे हमने लिखा है दुर्जन, यानी कि जन मतलब इंसान, दुर मतलब बुरा, दुर्जन उसे कहा जाता है जो बुरा इंसान होता है, बुरा व्यक्ति होता है, ठीक है, उसे दुर्जन कहा जाता है। तो यहां पर दू से बनने वाले, यानी कि दूर से बनने वाले ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग दूर का प्रयोग किया गया है, प्रवासी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने बताया, प्रचार होता है। जैसे हमने लिखा दुर्गण, और ये आपने संधि में भी पढ़ा था, दु प्लस गण, दुरात्मा, ये भी मैंने आपको संधि में पढ़ाया था। दुर्ग, दुर्बल, दुर्गम और दुर्लभ, सभी में देखिए एक बात और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग के अनुसार ही सोचेंगे। अगर हम यहाँ पर संधि पढ़े होते या संधि पढ़ते होते तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद इस तरह होता, दु प्लस जन, दु के बाद विसर्ग होता, ना कि यहां पर रह होता। समझ में आ रहा है? यहां पर आपको ये रूप मिलता देखने के लिए, ना कि वहां पर आपको दुर मिलता। तो संधि का रूप अलग होगा और उपसर्ग का रूप यहाँ पे अलग है, इसलिए आपको विशेष तौर से ध्यान से देखना है। और ये दोनों विकल्प आपका आपकी परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लिखेंगे दुस, दुस का अर्थ होता है बुरा या कठिन। जैसे हमने यहां पे लिखा है दुष्कर्म, तो दुष यहां पर आ जाएगा, कर्म आ जाएगा, बुरा कर्म जिसको कहते हैं, दुस्साध्य, दुस्साध्य या दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुष्चरित्र आदि। तो आपने देखा यहां पर सभी में दुष् का प्रयोग किया गया है। और ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें दुष् का प्रयोग किया जाए और जो इसमें ना लिखा हो। देखते हैं कौन दोस्त सबसे पहले बताने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए सम का अर्थ होता है समान, जैसे आपने कल पढ़ा था सम प्लस चय संचय होता है, और ये मैंने कल आपको संधि में भी बताए थे ये शब्द। इसीलिए मैं कहता हूं उपसर्ग संधि के जैसा होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संधि नहीं बनती, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संधि नहीं बनेगी, वो अपने मूल रूप में रहते हैं, केवल उसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अतिरिक्त है, वहां पे संधि नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा संचार, सम प्लस चार, सम प्लस वाद, सम प्लस विधान, सम प्लस गम, सम प्लस रचना, और यहां पर बन जाएगा संरचना। बिल्कुल दुस्साहस हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। दुशासन नहीं होगा, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, देखिए दुशासन यहां पर दु पे प्रयोग किया जाएगा और वहां पे होता है दुशासन, संवाद यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं निर। देखिए संधि में इसकी जगह हम नि का प्रयोग करते हैं, संधि जब बनाएंगे तो संधि में इसका रूप ये रहता है, लेकिन उपसर्ग की बात करेंगे तो यहां पर केवल नीर आएगा, ये नहीं आएगा। इस बात को समझ लेना दोस्तों, संधि में आप नी विसर्ग लिखेंगे, लेकिन जब आपसे उपसर्ग पूछा जाए वहां पर उसका रे लिखेंगे निर। जैसे आपने देखा निर का अर्थ होता है नहीं या कमी या बिना या रहित होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा है निर्धन, तो निर प्लस धन हो जाएगा, निर्दय, निर्भय, निरोग, ये मैंने आपको बताया था, निरपराध और निरादर।
तो ये आपको ध्यान करना है दोस्तों, इसमें अलग यानी कि उपसर्ग में उसका रूप अलग होगा, संधि का रूप अलग होता है। समझ में आया सभी को? हाँ, निर्वहन निर्वाचन यहाँ पर सब आ जाएंगे, बिल्कुल निर्विरोध आ जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों निस। निस का अर्थ होता है रहित। जैसे हमने लिखा है निष्काम, तो निस प्लस काम, क्योंकि ये नियम है जो सब्जी वाला स होता है या इसको छोटा सा बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क आता है, ठीक है, या ते आता है या फे आता है, तो ये जो स आपने देखा है ये स षटकोण वाले यानी कि आधे स में बदल जाता है, लेकिन संधि में इसके अलग अलग नियम हैं। तो यहां से क्या बनेंगे, निष्काम हो जाएगा, निष्फल, निस्तेज, निश्चल, निश्चय और निष्काम। तो यहां पे सभी को समझ में आया दोस्तों, और ये आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं यहां पर। अब का अर्थ होता है बुराई या हीनता जिसको कहते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, अप प्लस मान, तो अप उपसर्ग हो जाएगा और मान यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा, और इससे बनने वाले शब्द आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है अपभ्रंश, अपयश, अपकार, अपराध और अपंग। इन सभी में आप देखेंगे सभी में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? किसी का कोई डाउट है? और ये मैंने आपको कल समझाया भी था संधि में दोस्तों। आगे बात करेंगे। अभी का अर्थ क्या होता है, चारों ओर या सामने या पास। जैसे अभी सांप लिखा है, तो अभी उपसर्ग सांप यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा। अभी ने यहाँ पर आएगा अभिमान, अभिलाषा, अभियुदय, अभियान। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पर क्या क्या मूल शब्द बन रहे हैं? हाँ, अपमान भी यहां पर आ जाएगा। समझ में आया सभी को? चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं यहां पर। अब यहां पर आपको उत या उद मिले, ये दोनों एक में ही गिने जाएंगे। इसका अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। जैसे उद्गम लिखा है, तो उद प्लस गम यहाँ पे लिखा जाएगा। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल होता है। उद्घाटन, उद्धार, और यहाँ पर दोस्तों उड्डयन हो जाएगा। सभी में आप देखेंगे इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें उपसर्ग उत का प्रयोग किया गया है, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? सभी दोस्त बताएंगे जल्दी से। और आगे बात करें सुंदर। सु, सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा। जैसे यहाँ पे स्वागत लिखा है और आपने यण संधि पढ़ा है, तो सु प्लस आगत ये उपसर्ग हो जाएगा, और ये यहाँ पर आगत जो है दोस्तों इसे मूल शब्द कहते हैं। कैसा कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहां पर सुक्रम हो जाएगा, सुदर्शन, सुयश, सुदूर और सुसंगति। समझ में आया? सभी में यहाँ पे आप देखेंगे सु उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर नी आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? नी। और नी का अर्थ क्या होता है? निषेध या नीचे। जैसे हमने लिखा नियुक्ति, उपसर्ग नी आ जाएगा, और युक्ति यहां पर क्या आ जाएगा? तो युक्ति यहां पर आ चुका है। युक्ति यहां पर मूल शब्द होता है, नी प्लस युक्ति यहां पर आ जाएगा। समझ में आया सभी को? और इससे बनने वाले शब्द नियम, निवास, न्याय, निपात और निकरष्ट यहां पर बन जाएंगे। बिल्कुल यहां पर सही बनाया है मनीष जी ने। सुसंगत है, उल्लेख हो जाएगा, उत प्लस लेख होता है, बिल्कुल सही है। उत्तरायण हो जाएगा, उत्तर प्लस आयन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आगे है परि। मैंने आपको बताया था परि आवरण में आपको दोनों रूप लिख सकते हैं जब पूछा जाए विकल्प के अनुसार। परि का अर्थ होता है चारों ओर या अतिशय। जैसे यहां से बनने वाले शब्द है पर्यावरण, तो परि प्लस आवरण यहां पे हो जाएगा। परि उपसर्ग कहलाता है और आवरण का मूल शब्द होगा।
इनके अलावा कोई ऐसा शब्द बताइए जिसमें परि का प्रयोग किया गया है। परि प्लस वर्तन है, परिवर्तन, परि प्लस वार, परि प्लस अंत, परि प्लस इच्छा, और यहाँ पे परि प्लस चय आ जाएगा। तो बताइए ऐसे कोई शब्द, 2-3 शब्द बताने आपको जिसमें परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जल्दी से बताइए कमेंट करके दोस्तों। बनाइए, यहाँ पे परिधि आ जाएगा, बिल्कुल परि प्लस धान हो जाएगा, परि प्लस चित हो जाएगा। बिल्कुल सही बनाया आपने। चलिए दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। एग्जाम में आपको अर्थ भी पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको अर्थ भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको अर्थ भी याद रखना है। पूछ लिया जाएगा परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा या विपरीत होता है। जैसे दोस्तों पराजय हमने लिखा है, परा प्लस जय, इसका क्या बनेगा, और परा इसका उपसर्ग होता है। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला, इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखना। परामर्श, पराक्रम, पराभाव और पराकाष्ठ यहाँ पे हो जाएगा। इन सभी में परा का उपसर्ग क्या, परा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल परि प्लस कार, परि के बाद कार आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। औ का अर्थ होता है बुरा, पतन, हीन। जैसे हमने लिखा अवकाश, तो औ यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा और काश यहाँ पर मूल शब्द होता है। इससे बनने वाले शब्द अवमूल्यन, अवज्ञा, अवनति, अवरोहण या यहाँ पर अवतार लिखेंगे। इन सभी में औ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। समझ में आया सभी को? आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात करें वी। वी का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, वी का अर्थ होता है भिन्नता या विशेष। अब इससे बनने वाले शब्द, जैसे हमने लिखा व्युत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति यहां पर बनेगा। क्या बना, वी प्लस उत्पत्ति, व्युत्पत्ति होता है ना। अब यहां से बनने वाले शब्द जैसे विदेश है, विपक्ष है, विकार है, व्याकुल है, व्यायाम है ना। तो यहां पर विमर्श है, ये सभी में क्या आ रहा है, वि उपसर्ग आ रहा है। समझ में आया सभी को? तो ये आपको याद रखना है, इन सभी में वि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं नंबर 21 की ओर, क्योंकि उपसर्ग की संख्या कितनी बताई, 22। अब यहां पे लिखा है उप। उप का अर्थ होता है छोटा, ये अर्थ पूछा जाता है सबसे ज्यादा, इसीलिए याद रखना है आपको। समीप में कहते हैं इसको गौण या सहायक कहते हैं। जैसे यहां पर उपकार लिखा है, उप प्लस कार यहां पे हो जाएगा। अब उप का प्रयोग करके बनाए जाने वाले शब्द, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा उपनाम, उपभेद, उपकरण, उपदेश या उपयोग। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखेंगे निर। निर का अर्थ यहाँ पर होता है नहीं। जैसे यहाँ पे बना निर्देश, निर प्लस देश हो जाएगा, निर्यात, निर्धन, और यहाँ पर बन जाएगा निर्मल। क्या बना यहाँ पे, निर्मल बन जाएगा। विषम आ जाएगा, बिल्कुल वियोग विमूर्ख हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ, तो इन सब में वी का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहां पे बात करेंगे हिंदी उपसर्ग। देखिए हिंदी में बनने वाले उपसर्ग केवल और केवल 10 है, ये आपको याद रखना है, और इनके आपको अर्थ भी याद रखते चलना है साथ में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ए का अर्थ होता है अभाव या होता है कमी। जैसे हमने लिखा है अशुद्ध, अहिंसा, असाध्य, या यहाँ पे लिखा है दोस्तों अगम्य, या यहाँ पे लिखा है अतः। तो ये आपको ध्यान देना है, ये शब्द कैसे होंगे हमारे, ये सभी हिंदी वाले उपसर्ग होते हैं। कैसे उपसर्ग होंगे,
हिंदी वाले उपसर्ग होंगे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, वही ना, वही ना बिना कुछ बताए, वॉइस तो चालू है। हेलो, क्या हुआ? वॉइस तो आ रही है। अच्छा, हाँ, चलिए। अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे हिंदी उपसर्गों की संख्या, वो 10 होती है। अब यहां पे हम हिंदी की बात करेंगे केवल। यहां पे अर्थ क्या बनेगा? ए का अर्थ होता है अभाव, कमी, या इसको हम कहते हैं रहित, या इसको कहा कहते हैं न, या इसको कहा जाता है नहीं। ये सब इसके अर्थ होते हैं। ए अर्थ और ए का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, विलोम शब्दों में किया जाता है, ठीक है, और यहां पर भी किया जा रहा है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है। क्लास तो हो रही है दोस्तों, क्लास कहाँ गई है? ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे, अब यहां पे बात करेंगे दोस्तों, ए का अर्थ आ रहा है अशुद्ध, अहिंसा, असाध्य, अगम्य, या अथा हो जाएगा। और यहां पर सभी में आप देखेंगे ए उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। किसका? ए उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहां पे बात करेंगे अध। अध का अर्थ होता है आधा। क्या हो जाएगा? आधा। तो यहां पे क्या बना? अध कचरा, अध पका, अध खिला, और अधमरा। तो यहां पर सारे काम कैसे हो जाएंगे? आधे की बात की जाएगी। और आपसे ये भी पूछा जाएगा अध का अर्थ क्या होता है, या अध किस भाषा का उपसर्ग है? तो याद रखेंगे हिंदी भाषा का उपसर्ग है। और अध का आधा आधा होता है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? चलिए, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहां पे बात करते हैं उन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनका मतलब होता है एक कम। क्या होगा? एक कम होगा। और यहां पर अगर उनके बाद आधा ने भी आ रहा है दोस्तों, वहां पर पूरा ने ही लिखा जाएगा। ना आप उसमें हलंत लगा सकते, ना उसको आप आधा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है 19, उसमें क्या होगा? आपको ऐसे लगेगा कि इसमें आधा नहीं आना चाहिए, लेकिन वहां पर भी पूर्ण आएगा, क्योंकि उसका उपसर्ग उन है, और उनका अर्थ बनता है एक कम। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, अब बात करते हैं यहां पे आगे दोस्तों। चलिए, अब यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों। यहां पर क्या आएगा? उनका मतलब होता है एक कम। क्या होता है? एक कम होता है। तो यहां पर 19 क्या होगा? आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि यहां पर
ने आधा आ रहा है तो इसका उपसर्ग आधा बनेगा नहीं, इसका उपसर्ग भी उन ही रहेगा, क्योंकि उनका मतलब ही एक कम होता है। और यहाँ पे देखिए 29, 59, 69, 79, इन सभी में एक कम यानी कि उनका प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे दोस्तों, ओ लिखा है ओ, और इसको औ भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है हीनता। हीनता मतलब नहीं है, हीनता मतलब नहीं है कहा गया यहाँ पर। अवगुण है यहाँ पर, अवगुण है, ओधड़ है, ओसर है। इन सभी में ओ किसका, इन सभी में औ यानी के ओ का प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे दोस्तों, कै या कु का अर्थ। कै या कु का अर्थ होता है बुरा। अब यहां से बनने वाले आप देखेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, कपूत, कुप्रथा, कुक्रम, कुचक्र और कुपात। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कु से बनने वाले। अब बात करेंगे भर। भर का अर्थ होता है भरा हुआ। क्या हो जाएगा, भरा हुआ होता है। जैसे भरपेट, भरमार, भरपूर, भरकम और भरपाई। तो यहां पर आप देखेंगे इन सभी में भर का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। और भर यहां पर हो जाएगा भरा हुआ। कहते हैं ना भरपेट खाना खाना। भर क्या हो गया, यहां पर कहेंगे भरपाई, यानी कि भरना, उसको भर पाना। कहते हैं ना आपको, अब तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि उसको भरना होगा आपको। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे। ने का अर्थ होता है नहीं, यानी कि रहित होता है, नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निधड़क, बिना धड़क के। निकम्मा, बिना काम वाला। निहत्था, बिना हथियार वाला। निडर, जिसमें डर न हो, उसे कहा जाता है निडर। और इन सभी में आप देखेंगे नीक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और ये उपसर्ग केवल और केवल हिंदी का होता है। ये भी आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों। आगे बात करेंगे, दु का अर्थ होता है बुरा। जैसे यहाँ पे दुबला होता है, दुलारा होता है, दुरंगा होता है, दुकाल होता है, दो भाष्य होता है, दुधारू होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, दो पहिया। क्या हो जाएगा, दो पहिया होता है। तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर सभी में दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पर बिन। बिन का अर्थ क्या होता है, रहित। और याद रखना इसे आप क्या समझ लेना, इसे दोस्तों अरबी फारसी मत समझना। बिन का अर्थ बिला का हिंदी में अनुवाद होता है बिन। तो यहां पर ये केवल हिंदी वाले हैं, तो यहां पर क्या आएगा, बिन ब्याया, बिन बोया, बिन चाहा और बिन देखा। समझ में आया, इन सभी में बिन बिन हो जाएगा। आगे बात करेंगे सयासु। सयासु का अर्थ यहां पर होता है सुंदर या अच्छा। जैसे सुपुत्र, अच्छा पुत्र होता है, सुजान होता है, सरस होता है, सजग होता है या सहित होता है। और ये दोस्तों दोनों एक साथ ही मिलेंगे। क्या, इनमें कोई सा भी कोई से के साथ हो सकता है, रहेंगे एक साथ ही। और यहां पर इसका अर्थ अच्छा होता है। समझ में आया। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम यहाँ पर अरबी फारसी। देखिए अरबी फारसी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसकी संख्या 19 होती है। जैसे अल लिखा, अल का अर्थ होता है निश्चित या ठीक या पूरा होता है। जैसे हमने लिखा अलविदा, ठीक है या निश्चित हो चुका है। अलमस्त, अलहदा, अलबेला, अलबत्ता। तो इन सभी में क्या आ चुका है, अल का प्रयोग किया गया है दोस्तों। हर, हर का प्रयोग अर्थ होता है प्रत्येक, हर रोज, हर दिन, हर बार, हर सप्ताह, हर तरफ। तो आप देखेंगे इसमें सभी में हर हर का प्रयोग किया गया है। किसका, हर हर का प्रयोग किया गया है। समझ में आया सभी को। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहां पे बात करेंगे कम। कम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, जिसे हम कहते हैं कि इसे थोड़ा कहते हैं। तो जैसे कहेंगे कम अक्ल, कम जोर, कम बख्त और कम खर्च। समझ में आया, कम का अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़ा होता है। आगे बात करेंगे गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या विरुद्ध। जैसे गैर सरकारी का मतलब है बिना सरकारी, प्राइवेट जिसको कहते हैं। गैर जिम्मेदारी, गैर कानूनी,
और गैर वाजिब। इन सभी में समझ में आया सभी को? इन सभी में गैर का मतलब होता है नहीं, ये आपको याद रखना है दोस्तों, या भिन्न होता है, कहते हैं ना गैर सरकारी, बिना सरकारी, यानी कि प्राइवेट जिसको कहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, हम का अर्थ होता है यहां पर साथ या समान होता है। क्या होता है? साथ या समान। जैसे हम सफर, हम दर्द, हम रहा, हम जोली, हम वतन। इनमें देखा आपने सभी में हम का प्रयोग क्या हुआ है दोस्तों। आगे बात करेंगे यहां पर बद का अर्थ होता है बुरा। जैसे बदमाश, बदनाम, बदहाल, बदरंग और बदकिस्मत। इन सभी में आपने देखा सभी में बद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। समझ में आया सभी को? उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे बात करेंगे बे का अर्थ होता है दोस्तों अभाव, जिसे हम कहते हैं कमी। जिससे बेइज्जती यानी कि इज्जत की कमी होगी यहाँ पर, बेईमान ईमान की कमी, बेवजह बिना वजह के, बेवक्त यानी कि अभाव है वक्त का, बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल न हो से बेमिसाल कहा जाता है दोस्तों। समझ में आया? इन सभी में बे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और ये कौन से होते हैं? उर्दू यानी कि अरबी फारसी के कहलाएंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे खुश का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अच्छा होता है। जैसे खुशखबरी यानी कि अच्छी खबर यहां पर आ जाएगी। खुशबू, अच्छी बू यानी कि गंध जो होती है अच्छी। आगे खुशहाल और खुश नसीब। समझ में आया? सभी में आपने देखा खुश उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? आगे बात करते हैं यहां पर। देखिए यहां पर लिखा है बर का अर्थ होता है बाहर। जैसे बर्खास्त यानी कि बाहर कर दिया, खास से बाहर कर दिया, बर्दाश्त दास से बाहर हो चुका है। आगे बात करेंगे ना का अर्थ होता है अभाव। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना लायक, यानी कि ना का मतलब अभाव होता है, जो लायक नहीं हो, कमी हो जिसमें, से नालायक, नाकाम, नाराज, ना समझ और नाबालिग। इस सभी में ना का प्रयोग किया जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, अब करेंगे दर का अर्थ होता है में, और में यहां पर कैसे बनेगा? जैसे दरअसल, असल में, दरबार, बदर में दरबार हो जाएगा यहाँ पे, दरकिनार या दरखास्त यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों बा का अर्थ होता है साथ। क्या हो जाएगा? बा का अर्थ होता है साथ। जैसे बाकायदा, बा मुलाहिजा, है ना, या बाइज्जत, बाकायदा, बाइज्जत, बादाम, बादल और बाअदब। इन सभी में बाब सर का प्रयोग किया गया है। समझ में आया सभी को? आगे बात करते हैं दोस्तों। यहां पे है ला का अर्थ होता है परे। परे मतलब दूर, अलग हटके, अलग बिल्कुल। जैसे लावारिस, जिसका वारिस कोई ना हो, यानी कि जो वारिस है वो उसका क्या है? परे है वारिस, इसको यहाँ पे कहा जाएगा। लावारिस जिसको हम कहेंगे, या लाजवाब, लापता, ला इलाज, लाचार और लापरवाह। इन सभी में आपने देखा ला उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे दोस्तों सर का अर्थ होता है मुख्य। जैसे सरहद, सरताज, सरनाम, सरफरोश और सरपंच। इसे यानी कि सरपंच मुख्य जो पंच होता है पंचायत में, जो मुख्य व्यक्ति होता है। समझ में आया सभी को? आगे बात करें दोस्तों, बै का अर्थ होता है सहित, बदौलत, दौलत के सहित, बगैर, बनाम, बदस्तूर, बतौर और बखूबी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। बदस्तूर होता है, बददस्तूर नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? बदस्तूर यहाँ पे होता है, और इसमें बे अवसर का प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है बिला का अर्थ होता है बिना। जैसे बिला वजह या बिला कसूर के। तो बिना कसूर के जिसको हम कहते हैं बेस, यानी कि अत्यधिक होता है, बेस कीमती, और या उसे कहा जाएगा बेस कीमत। क्या कहा जाता है उसको दोस्तों? बेस कीमत कहते हैं। समझ में आया सभी को? आगे हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा है नेक, नेक का अर्थ होता है भला। क्या होता है?
भला होता है दोस्तों। अब यहां पे हम लिखने वाले हैं नेक इंसान, नेक नियत, नेक नाम और नेक रहा, यहां पे हो जाएगा। अब उसके बाद होता है एन। एन का मतलब होता है ठीक ठीक, जैसे एन वक्त यानी कि ठीक वक्त पे पहुंचे, एन मौका ठीक मौके पे पहुंचे, एन घड़ी ठीक घड़ी, एन जगह यानी कि ठीक जगह। इनके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अर्थ बन जाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उपसर्ग आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा होगा प्रत्यय। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।